धान की बुआई से लेकर के अगले जो 30 दिन होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्रिटिकल होते हैं धान की फसल के अंदर। इन दिनों के अंदर जो किसान भाई अपने फसल में अच्छे से फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट कर लेते हैं, उस खेत के अंदर अच्छा उत्पादन मिलता है। और जिस खेत के अंदर किसान भाई थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं, उन खेतों का उत्पादन 100% डाउन हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे धान की बुआई से लेकर के अगले 30 दिन तक हमें कौन कौन से खाद किस अवस्था के अंदर देने हैं, और धान के एक पौधे से ज़्यादा कल्ले निकालने के लिए हमें क्या कुछ करना है। तो साथियों, वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ऐसी वीडियो शायद आपको पहले कभी देखने को नहीं मिली होंगी। मैंने आप लोगों से वादा किया था, अब की बार मैं आप लोगों को धान की बुआई से लेकर के कटाई तक वो सभी संपूर्ण जानकारी दूंगा जिनका आप लोगों को आवश्यकता है। तो दोस्तों, उसी क्रम के अंदर आज हमारी ये लगातार 8वीं वीडियो है। साथियों, कई वीडियोस हम बना चुके हैं धान में किस टाइम पर कौन सी खाद डालें, कब रोपाई करें, इसके साथ साथ नर्सरी में पीलापन है तो क्या करें, यानी कि धान की फसल में हमने अभी तक संपूर्ण जानकारी दी है। अभी ये जो है धान की बुआई करने के बाद अगले 30 दिनों तक हमें कौन कौन से खाद किस तरीके से, विशेषकर यूरिया खाद जो है वो किस टाइम के ऊपर देने हैं, कितनी मात्रा में देने हैं, उनके साथ कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मिला करके अपने खेतों के अंदर देना है। तो भाई ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे किसानों तक शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं धान की फसल के अंदर किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो भैया देखिए, सबसे पहले तो 3 मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं, डीएपी, यूरिया और पोटाश, जिसे फॉस्फोरस, पोटेशियम और इसके साथ साथ नाइट्रोजन मिलती है, जिनसे इसकी आवश्यकता किसी भी फसल को सबसे ज़्यादा पड़ती है। अब डीएपी जिससे फॉस्फोरस मिला, मैंने आप लोगों से पहले वीडियो के अंदर बताया था कि डीएपी और पोटाश जो है साथियों, उसकी पूरी मात्रा आपको शुरू में दे देनी है। और उम्मीद करता हूँ जब आप लोगों ने खेत की तैयारी की थी तो उनकी पूरी मात्रा दे दी थी। और इसके अलावा बहुत सारे किसान भाइयों की एक और क्यूरी रहती है कि बहुत से लोग बता दें कि यूरिया को भी अपन शुरुआती चरण में दे देना चाहिए, ताकि धान की जैसे ही हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करें तो पौधे के अंदर जैसे ही उसकी जड़ें चलें तो उसको भी नाइट्रोजन मिल जाए। तो जो अपन ने डीएपी दिया था, डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन होता है, 46% होता है फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन 18% शुरुआती चरण के अंदर जो पौधे की छोटी छोटी जड़ें होती हैं, पौधे को खाने के लिए थोड़े से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, उस टाइम पर वो 18% जो नाइट्रोजन है वो डीएपी के माध्यम से पौधा ले लेगा। रही बात फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस बहुत ही ज़रूरी है। फॉस्फोरस अगर आप लोगों को पौधे में शुरुआती चरण में मिल जाएगा, इसको आवश्यकता शुरुआती चरण में पड़ेगी, तो आपके सिंगल पौधे की जो जड़ें हैं, वाइट रूट्स हैं, जो तीसरे दिन से निकलना स्टार्ट हो जाती है, तो शुरुआती चरण में अगर उसको फॉस्फोरस की अच्छे से अवेलेबिलिटी हो जाती है तो नीचे ज़मीन के अंदर ज़्यादा जड़ों का विकास होगा। और जितने ज़्यादा नीचे तक जड़ें जाएंगी ज़मीन के अंदर, तो ज़मीन के अंदर पड़े हुए जितने पोषक तत्व हों वो आपने चाहे पहले से डाल रखे हों, पहले जो उर्वरक शक्ति है साथियों वो बाद में आपने कद्दू किया था उस टाइम पर आपने जो खाद डाले थे, चाहे वो आपका एसएसपी हो, डीएपी हो, यूरिया हो, पोटाश हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, उनको अच्छे से आप टेक करने लग जाएगा। तो उम्मीद है आपने ये सभी काम तो पहले कर ले होंगे। अब बात आती है इस वीडियो के अंदर मेन टॉपिक के अंदर। जैसे ही हमने अपने खेत के अंदर धान की बुआई की, ट्रांसप्लांटिंग कर लिया, अब इसके आगे हमें क्या करना है ताकि हमारे सिंगल पौधे से ज़्यादा कल्ले बढ़ें। तो भैया देखिए, डीएपी, पोटाश और सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद तो हमने शुरुआत में बेसल डोज में दे दिए जब हमने कद्दू किए थे। अब उसके बाद हमारे पास एनपीके के अलावा कौन सा खाद बचा? हमारे पास बचा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ही आवश्यकता अगले 30 दिनों के अंदर हमारी फसल को सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है। नाइट्रोजन के बदौलत ही हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। नाइट्रोजन के बदौलत ही हमारी फसलों का जो पत्तियों के अंदर हरा कलर होता है ना, तो क्लोरोफिल निर्माण के अंदर सहायक होगा साथियों। और साथ ही जिनके अंदर पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा सूर्य प्रकाश की वजह से, उस टाइम पर नाइट्रोजन की बहुत बड़ी अहमियत होगी, उसको बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। तो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खाद है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को किस तरीके से दें साथियों, ये समझने वाली बात है। बहुत से किसान तो बुआई करते वक्त दे देते हैं, बहुत सारे किसान भाई बुआई करने के दूसरे दिन डाल देते हैं, कुछ 3 दिन बाद डालें, कुछ 7 दिन बाद डालें, कुछ 10-15 दिन बाद डाल रहे हैं। आखिर नाइट्रोजन को शुरुआत में हमें कब देना चाहिए? तो देखो भैया, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जैसे हम धान की नर्सरी को निकाल करके पौधे को लेकर के आते हैं, अपन दूसरे खेत के अंदर जब उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो अगले लगभग 3-4 दिन तक तो वो हमारा पौधा जो है वो बेहोश होता है, वो बिल्कुल एक तरीके से कोमे में होता है, उसको कुछ चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरे दिन से उनकी जो नीचे जड़ें हैं ना वो नई निकलना स्टार्ट कर देती हैं, जो वाइट रूट्स हैं ना वो पौधे को चौथे दिन 5वें दिन जा कर के थोड़ा बहुत चिंतित होते हैं कि मैं भी कहीं पर हूँ। और अगले जो 10 दिन पर है ना वो साथियों, तब तक उसके अंदर अच्छे से नीचे जड़ें ज़मीन पर फैल जाती हैं और पौधा है ना जो अच्छी तरीके से होश में आ जाता है
और 10वें दिन होश में आने के बाद जड़ों को बोलता है कि भाई अब मेरे को NPK दो या फिर नाइट्रोजन दो, और ज़्यादा से ज़्यादा अब अगले 10 से 15 दिन के अंदर हष्ट पुष्ट करूँगा शरीर को, ताकि मैं अपने कल्ले को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकूँ। तो उस टाइम पर नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी और नाइट्रोजन के साथ कुछ और चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब बताता हूँ आपको क्या करना है। जैसे ही हमारी फसल 10वें दिन के अंदर पहुँच जाती है लगाने के बाद साथियों, उस टाइम के ऊपर आप लोगों को लेना है नाइट्रोजन का 1 बैग पूरा। और अगर आपने कद्दू के टाइम पर या फिर बॉय करने के दूसरे दिन नाइट्रोजन डाला है साथियों, तो इसको आप कम भी कर सकते हैं, 30 किलोग्राम भी कर सकते हो, 35 किलोग्राम कर सकते हो। अगर आपने शुरुआत से ही नाइट्रोजन का दाना भी नहीं दिया तो 10वें दिन 11वें दिन आप लोगों को लगभग 1 बैग यूरिया का लेना है साथियों। और उस 1 बैग यूरिया के अंदर आप लोगों को अब क्या मिलाना है, देखिए बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है साथियों, और यही आपकी फसल को अच्छी ग्रोथ देगा, अच्छी शुरुआती चरण में बूस्ट देगा। इसके अंदर साथियों आप लोगों को 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट जो कि 21% वाला आता है, विशेषकर आपको बता रहा हूँ 21% वाला, क्योंकि 33% वाले की तुलना में मेरा खुद का अनुभव है, किसान भाइयों को मैंने यूज़ भी कराया है, 21% वाला का रिजल्ट ज़्यादा मिला है। तो 21% वाला आपको 10 किलोग्राम लेना है। और इसके साथ आपको जो है फर्स्ट डोज है यूरिया की, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 एकड़ का आप लोगों को पूरी मात्रा बता रहा हूँ, ये दोनों चीज़ों का। इनके साथ आप लोगों को लगभग 3 किलोग्राम सल्फर ले लेनी है, 80% WDG वाली। इसके साथ अगर आप लोगों ने शुरुआत में बॉय करते वक्त या बॉय करने के दूसरे दिन या तीसरे दिन क्लोरोपाइरीफॉस पानी के साथ चलाया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उस टाइम के ऊपर आपने क्लोरोपाइरीफॉस को नहीं चलाया तो 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आपको इन्हीं खादों के अंदर जो यूरिया है, जिंक सल्फेट है और जो सल्फर है, इनके अंदर आप लोगों को 1 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस जो है मिला लेना है, ताकि हमारी जड़ों के अंदर, हमारे खेत के अंदर अगर कोई नीचे ज़मीन में साथियों हानिकारक कीट होंगे तो वो शुरुआती चरण में ही खत्म हो जाएंगे। साथियों हमारी फसल में अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी इंसेक्टिसाइड है। इन सबको लेने के बाद आपको खाद के अंदर अच्छे से मिला लेना है। और जो हमने ये सल्फ़र लिया है, सल्फ़र के बदौलत आपके खाद को पानी बनने से सल्फ़र रुकेगी। दूसरा, सल्फ़र का इस टाइम के ऊपर काम जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक तरीके से फंगीसाइड का भी काम करेगी। दूसरी तरफ आपका खेत अगर लॉक हो चुका होगा ऊपर से, क्योंकि साथियों धान के खेतों के अंदर पानी भरा रहता है, बहुत सारे खेतों की कलराठी मिट्टी होती है, उसके अंदर पानी को वो अच्छे से वो मिट्टी सोख नहीं पाती है और ऊपर ही वो रोक लेती है, यानी कि एक तरीके से हमारी लॉक हो जाती है ज़मीन। तो उस लॉक को भी तोड़ेगा, ज़मीन का उनकी तरह जो साथियों उनको खोलने में बहुत ज़्यादा मदद देगा। और साथ ही आपकी ज़मीन का pH लेवल थोड़ा हाई होगा तो उसको भी मेंटेन करेगा। तो सल्फ़र के भी बहुत बड़ा योगदान इस टाइम के ऊपर है। सबको मिला करके अपने खेत के अंदर छिटक देना है। छिटकते वक्त आप कोशिश कीजिएगा कि भैया आपके खेत के अंदर जो पानी ना वो बिल्कुल कम होना चाहिए। वैसे आप लोगों को बता देता हूँ भैया, धान के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन डाला जाता है, सबसे ज़्यादा यूरिया डाला जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आधे जो खाद हम डाल रहे हैं, चाहे वो यूरिया हो चाहे वो कोई भी पोषक तत्व हो, वो अपन ऊपर से डाल रहे हैं, वो आधा तो लिस्ट डाउन हो जाता है, वो नीचे चला जाता है, वो कोई भी काम का नहीं होता है। कोशिश कीजिए इस टाइम के ऊपर थोड़ा खेत के अंदर पानी कम हो, उस टाइम के ऊपर अपने खेत के अंदर इसको छिटक दीजिए। अब ये काम करने के लगभग 10 दिन के बाद साथियों, जैसे ही आपकी फसल लगभग 20 दिन के 22 दिन की हो जाती है साथियों, तब तक आपकी फसल जो है ना वो देखने लेना एकदम तंदुरुस्ती, एकदम हेल्दी और हरी भरी रहेगी इस टाइम के ऊपर। तो फिर यूरिया की दूसरी डोज लेनी है। तो दूसरी यूरिया की डोज के अंदर हमें क्या लेना है, अब लगभग 35 से 45 किलोग्राम के बीच में, मतलब 1 बैग तक आप ले सकते हो यूरिया का। और इसके साथ आप लोगों को लेना है 10 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट। अब जिंक सल्फेट हमने शुरुआती चरण में दे दिया फर्स्ट डोज में, दूसरे डोज के अंदर अपन दे रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट। इसके साथ आप लोगों को 10 किलोग्राम लेना है फेरस सल्फेट। इन सबको मिला करके अपने खेत के अंदर छिटक देना है। अब हमारी फसल 20 दिन की अवस्था के अंदर है और हमारी फसल के अंदर क्या होगा भैया, कल्लों का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। 100% गारंटी दे रहा हूँ, मेरा ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है। आपकी फसल अगले 4 से 5 दिन के अंदर अलग ही दिखाई देने लग जाएगी दूसरे खेतों की तुलना में। और अब जो इसके अंदर से निकल रहे कल्ले हैं ना साथियों, वो कल्ले भी आपको दूसरे खेतों की तुलना में, जिन खेतों के अंदर ये वाला फॉर्मूला नहीं डाला है ना, उनसे कहीं ज़्यादा कल्ले आपके इस खेत के अंदर निकलने वाले हैं। पूरा खेत एकदम लस ग्रीन हो जाएगा। अब बात आती है कि जैसे ही हमारी फसल लगभग 30 दिन 35 दिन की हो जाती है, तो साथियों वो आपकी वैरायटी के ऊपर भैया, जो आपको 3 डोज यूरिया की पूरी करनी है ना, वो आपकी वैरायटी के अनुसार है। आपने 90-95 दिन की वैरायटी पूरा किए तो आपको 30-32 दिन के ऊपर तीसरी यूरिया की जो डोज है वो दे देनी है। तीसरी डोज के अंदर आपको यूरिया कितना लेना है, अगर आपका खेत जो है एकदम लस ग्रीन हो चुका है, बिल्कुल एकदम हरा भरा हो चुका है, जड़ों का विकास हो चुका है, तो आप यूरिया की मात्रा थोड़ी घटा सकते हैं। यूरिया की मात्रा 30 से 35 किलो कर सकते हैं पूरे 1 बैग से घटा करके। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मजे नहीं है, तो पूरा 1 बैग जो है ना यूरिया, वो 1 बैग ले लीजिए। और उस बैग यूरिया की तीसरी डोज में क्या मिलाना है, उसमें मिलाना है हमें 500 ग्राम थाइफेनाइड मिलता है, लोको नाम से आता है बाइस्टार्ट का, या फिर और भी बाहर का एंट्राकॉल आता है,
अच्छा थाइफ्राइड मिथाइल या फिर प्रोपिनोप टेक्निकल ले लीजिए 500 ग्राम लेकर के उनको मिला करके अपने खेत के अंदर बिखराव करवा दीजिए। भैया आपके खेत के अंदर जितने पोषक तत्व की आवश्यकता थी वो पौधों को मिल गए, वो आपकी फसल के अंदर जमीन से संबंधित या फिर जड़ों के अंदर जो लगने वाले जो भी फंगस जनित बीमारियां थी साथियों वो भी कंट्रोल हो गई। जमीन के अंदर जितने भी हानिकारक जो कीट थे साथियों जमीन में वो भी खत्म हो जाते हैं। ये सब काम करने के लगभग 1 या 2 दिन बाद, यानी कि जैसे ही आपकी फसल 33, 34, 35 दिन की हो जाती है उस टाइम के ऊपर आपको एक स्प्रे कर देना है। जितनी भी रही बची जो कसर है ना साथियों वो इस स्प्रे के अंदर पूरी हो जाएगी। साथियों आपकी फसल को ना दूर दूर से लोग देखने आएंगे, गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। अब उस स्प्रे के अंदर आप लोगों को क्या लेना है, 1 किलो यूरिया लेना है और 250 ग्राम इसके अंदर मैग्नीस लेनी है, मैग्नीस सल्फेट जो आती है ना वो ले लेनी है, और लगभग 500 ग्राम आप लोगों को लेनी है फेरस सल्फेट 19% वाला। और इन सबको 150 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके अपने खड़े खेत के अंदर अपनी खड़ी फसल के अंदर आप लोगों को स्प्रे कर देना है। दूसरी तरफ बाजार के अंदर इस टाइम के ऊपर बहुत से चिलेटेड फॉर्म में भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। यूरिया तो आप ले सकते हो, मैग्नीशियम भी चिलेटेड में आ रहा है, जिंक भी आ रही, फेरस भी आ रही, ये सभी आप लोगों को चिलेटेड में मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हो साथियों तो भैया थोड़े खर्च के अंदर बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए मैं अभी आप लोगों को जो बताया 1 किलो यूरिया लीजिए, 250 ग्राम मैग्नीज लीजिए और 500 ग्राम फेरस सल्फेट ले लीजिए। इन सबको अच्छी तरीके से 150 लीटर पानी में मिक्स करके अपने खड़ी फसल के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। इससे आगे हमें क्या करना है साथियों वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा साथियों। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे के चैनल में तक शेयर कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।